नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में चल रहे घोटाले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि पिछले कई वर्षों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी की तरह ही संदेह के घेरे में है और बहुत सारी अनियमितताएं, घोटाले पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन सब मामलों को दबा दिया गया। दोस्तों, आपको याद होगा 2018 में जो एलडीसी की भर्ती हुई थी, उसमें हमने खुलासा किया था कि जो टाइपिंग एग्जाम दोबारा से करवाया गया था 52 जनों का, उसको लेकर के हमने उस टाइम में एक खुलासा किया था। हमने आरटीआई भी डाली थी, खुद बोर्ड भी गए थे और वहाँ कार्यालय में हमने सारी चीजें देखी थी। वहाँ पर जो बीएल राणावत शायद उस समय चेयरमैन थे और उन पर पहले भी 2011 में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो कि राजनीतिक जो उनकी पहुंच थी, उसके चलते सारे मामले दबा दिए गए। दोस्तों, उसी समय से लगातार पिछली सरकार में तो जो काम खुलेआम होता था, अब वो काम पिछले दरवाजे से हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और सारी चीजें यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार अभ्यर्थियों तक, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाए, ताकि सबको पता चले कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का और घोटालों का। तो उसी क्रम में अब नई चीजें क्या सामने आई है, किस तरीके से अब घोटाले का जो तरीका वो बदल दिया गया है। दोस्तों, हमने पहले कई वर्षों में ये घोटाले की जो है उनको एक्सपोज किया है कि किस तरीके से पहले ओमार तक बदल दी जाती थी, किस तरीके से जो पैसे देने वाले लोग होते थे उनकी ओमार खाली रखवाई जाती थी और फिर रिजल्ट से पहले भर दी जाती थी। और अब जो फिफ्थ ऑप्शन किया गया, उसी के घोटाले का जो हमने खुलासा किया कि ओमार पहले खाली छोड़ के आते हैं, बाद में बोर्ड के अंदर कुछ लोग हैं जो कि उस ओएमआर को फिल कर देते थे और सिलेक्शन दे देते थे। और उसी खुलासे के बाद में लगातार जब हमने कई एक के बाद एक खुलासे किए, उसके बाद में ये फिफ्थ ऑप्शन वाला सिस्टम लाया गया कि पांचवा ऑप्शन भरना ही भरना है, कोई खाली नहीं छोड़ के आ सकता। तो ये नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो वो खुलासे थे उनमें सच्चाई थी। अब देखो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस तरीके से जो है घोटाले करते हैं और पकड़ में क्यों नहीं आते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, कभी भी आप बोर्ड के कार्यालय गए होंगे तो वहां घुसते ही जो काउंटर है, वहां पर आपके मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, बैग वगैरह सब रखवा लिए जाते हैं। क्यों रखवा लिए जाते हैं, उनको आखिर क्या डर है? ये बातें हमने पहले भी की थी, जब 2018 एलडीसी के घोटाले का हमने खुलासा किया था। ये मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोर्ड के कार्यालय में घुसते ही जो बाहर काउंटर बना हुआ वहां पर क्यों रखवा लिए जाते हैं बैग वगैरह? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारा कोई स्टिंग ऑपरेशन ना कर ले, हमारे जो चोरी है वो पकड़ी ना जाए। इसलिए ये जो क्या करते हैं, आपके सारे बैग वगैरह सारा सामान बाहर ही रखवा लेते हैं, कुछ भी अंदर नहीं ले जाने देते हैं। उसके बावजूद हमने बोर्ड के कार्यालयों में जाकर के उस समय सारी चीजें पकड़ी थी, किस तरीके से मंत्रियों के फोन पे, जान पहचान वालों के फोन करवाने पर वहां पर जो है री एग्जाम करवा दिया जाता था, ओमर जो है वो फिलअप कर दी जाती थी और पैसा लेकर के सिलेक्शन कर दिया जाता था। सारी चीजें हमने बहुत पहले खुलासा कर दिया था। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही सोशल मीडिया में और मीडिया में ये चीजें सामने आ गई, बहुत सारी चीजें पकड़ी गई इन लोगों की, उसके बाद में इन्होंने एक तरीका बदल दिया है, घोटाला करने का तरीका बदल दिया है। उससे पहले आप यहाँ पर बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनके कुछ ट्वीट्स देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। जब एक कैंडिडेट ने इनको मैसेज करके पूछा कि फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड छुपाने का राज बताओ, दिक्कत कहाँ आ रही है जब रिजल्ट उसी आंसर की से दिया है। तब इनका जवाब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि स्टाफ ने मुझे बताया कि लाइट नहीं होने की वजह से
यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ लिख रखा है। हो सकता है ये ट्वीट अब ये डिलीट कर दें इस वीडियो के बाद, तो इसको सेव कर लें। और ओरिजिनल ट्वीट है इनका कि लाइट नहीं होने की वजह से जेईएन एग्जाम की फाइनल आंसर की अपलोड नहीं हो पाई थी। सोमवार मंगलवार को वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। जबकि दोस्तों ये सिविल एग्जाम की जो रिजल्ट जारी किया गया था, इसके बाद भी कुछ रिजल्ट और जारी हुए थे उसी दिन, और कुछ नोटिफिकेशन और जारी हुए थे। लेकिन ये कह रहे हैं लाइट नहीं होने की वजह से आंसर की अपलोड नहीं हुई। ऐसा कभी संभव हो सकता है कि जयपुर जैसे इलाके में बोर्ड के कार्यालय में लाइट नहीं हो, और फिर मान भी लेते हैं लाइट नहीं हो, तो आगे के 2-3 दिन इन्होंने क्या किया? 2-3 दिन तक क्या लाइट नहीं थी? अगर लाइट नहीं थी तो ये जो कुछ नोटिफिकेशन इन्होंने बाद में जारी किए हैं इस रिजल्ट के बाद, जेईएन रिजल्ट के बाद में, वो कैसे जारी कर दिए, वो कैसे अपलोड हो गए? तो इनके जवाब से ही पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं वो हम आगे बताएंगे आपको। इसी तरीके से इनको एक कैंडिडेट ने पूछा कि सूचना सहायक में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, लेकिन पेपर सेट अच्छे से करें। तो ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र बनवाने के लिए बोर्ड में सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ, कोई नहीं। गलत प्रश्नों को तो डिलीट करना ही पड़ता है। उसमें सबसे ज्यादा बोर्ड चेयरमैन की छवि धूमिल होती है। प्रयास से इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, मगर टेक्निकल पेपर्स में कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। जबकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब से ये चेयरमैन बने हैं तब से ज्यादातर जो पेपर्स हुए हैं उनमें डिलीट प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। जूनियर अकाउंटेंट, दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट आपने देखा होगा 23 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। दोस्तों इसी तरीके से आपके सूचना सहायक में 7-8 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए। और भी बहुत सारी परीक्षाएं हुई उनमें क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए। संगणक हो, कोई भी एग्जाम, जेईएन का कुछ भी एग्जाम, सुपरवाइजर, बहुत सारे एग्जाम हुए, सब में क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट का, क्वेश्चन रॉन्ग देने का, पेपर सेट करने के पीछे का रीजन क्या है, तरीका क्या है, वो सब समझेंगे आगे किस तरीके से घोटाला हो रहा है। अब एक जब यहाँ पर कैंडिडेट्स ने भेजा कि आपने जो है क्वेश्चंस डिलीट किए, 15 क्वेश्चंस डिलीट कर दिए। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इस स्क्रीनशॉट वाले बंदे ने जुगाड़ करके सारे क्वेश्चन डिलीट करवा लिए, इसलिए तभी इसको मालूम था कि ट्रेस पूरा डिलीट किया है। यानी 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 95 और 80 पे आ जाता है, 80 वाला 95 पे। 20 लाख के आसपास रकम लगती है। बहुत सारे सवाल डिलीट करवाओ, बहुत इजी गेम है, न तो असोजी पकड़ने का रिस्क, ना आराम से सिलेक्शन हो जाता है। यानी इन पे आरोप लगा रहे हैं। तब इनका जवाब देखिए दोस्तों क्या होता है। इनका जवाब देखिए, यहाँ पर ये जवाब दे रहे हैं कि यदि किसी के पास कोई सूचना हो कि पैसे देकर क्वेश्चन डिलीट चेंज हो सकते हैं, तो हमको एसओजी को, सरकार या मीडिया के किसी को जरूर बताएं। प्रश्नों को डिलीट, उत्तर चेंज, ये सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही करते हैं। उनको लिखित में प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है। पूरा लिखित में है तो जांच हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका झूठ पकड़ा गया। पहली बात तो ये अपने बोर्ड कार्यालय में किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कुछ भी ले जाने नहीं देते, तो इनकी चोरी पकड़ी कैसे जाएगी कि ये पैसा ले रहे हैं और फिर जो ओमार बैकडोर से भर रहे हैं या क्वेश्चंस डिलीट कर रहे हैं, जो भी ये घोटाला कर रहे हैं वो पकड़ा कैसे जाएगा? इनको भी पता है बिना कैमरे के तो पकड़े नहीं जाने, क्योंकि सबके सब मिले हुए हैं। दूसरा, अगर हमने एसओजी को दे दिया सबूत, सरकार या मीडिया को दे दिया, तो सरकार भी इनकी, मीडिया भी इनकी, एसओजी भी इनकी, और कोर्ट भी आजकल इन्हीं के, कोर्ट भी इन्हीं के प्रेशर में या इन्हीं के इशारों में जो जज बैठे हुए हैं वो रिजल्ट फैसले दे रहे हैं। हमने बहुत सारे फैसले देखे हैं, अभी आरएस वाले मामले में, अभी सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, जितने भी मामले हैं, जज जो एक तरफा इनके पक्ष में दे रहे हैं। बात करते हैं एक्सपर्ट की, तो अभी जोधपुर हाईकोर्ट की एक जज साहिब है, हालांकि जयपुर वालों पर इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, लेकिन जयपुर हाईकोर्ट की एक जज साहिबा ने इनको फटकार भी लगाई कि आपके एक्सपर्ट जो है वो सरकारी सोर्सों को, जो सोर्सेज है उनको तो मानते नहीं है, विदेशी सोर्सेज से आप सोर्स को ऑथेंटिक मानते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन डिलीट या उत्तर बदल देते हैं। तो इनको फटकार भी लगाई, जबकि ये सुधरने को तैयार नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये घोटाले किस तरीके से करते हैं उसके बारे में।
अब यहाँ पर ये देखिए कुछ कैंडिडेट्स ने जब, अब देखो ये खुद को मैसेज करवाते हैं अलग नंबर से, और फिर देखो ये क्या करते हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ ये जो मैसेज किया हुआ है, इस मैसेज में आप साफ साफ देखो क्या लिखा हुआ है कि एसएससी में 16 क्वेश्चन, आरआरबी में 15 क्वेश्चन डिलीट हुए, तब कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन राजस्थान में इतने स्टूडेंट शोर क्यों करते हैं। देखो ये किस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, आज लोग कोर्ट की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने पहले बोला था स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन लगाओ, अब उनके जो गलत थे वो डिलीट नहीं हुए तो शोर मचा रहे हैं। और उस इस मैसेज को ये कोट करके यहाँ पर लिख रहा है जो चेयरमैन है कि आप स्वतंत्र देश के नागरिक में सबको अधिकार है, न्याय की मांग करें, हम कैंडिडेट्स को कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकते। विभागों को डीवी के लिए सूचित कर दिया गया है, उम्मीद है कि वो शीघ्र डीवी शुरू कर देंगे, मगर यदि कोई भी भर्ती कोर्ट में जाती है तो बोर्ड उचित कार्रवाई करेगा। अब इनको भी पता है कि कोर्ट में इन्हीं के लोग बैठे हैं, इन्हीं के अनुसार फैसले दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डीवी के लिए तुरंत सूचित कर दिया है। अब देखो दोस्तों, ये घोटाले किस तरीके से करते हैं वो आपको बताऊं। नया तरीका इन्होंने क्या अपनाया है कि पहले क्या होता था कि जब रिजल्ट आता था उसी के साथ कट ऑफ जारी हो जाती थी, उसी के साथ आंसर की फाइनल आंसर की जारी हो जाती थी, जिसमें पता चल जाता था कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने के उत्तर चेंज हुए हैं, और साथ ही स्कोर कार्ड भी आ जाता था, तो हर कैंडिडेट को पता चल जाता था कि उसका स्कोर कितना रहा है, और इसके साथ ही कट ऑफ भी जारी हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों कि एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें केवल कैंडिडेट का रोल नंबर है, रैंक है, जो सिलेक्ट हुए हैं। बाकी जो सिलेक्ट नहीं हुए उनका कुछ अता पता नहीं रहता कि उनके मार्क्स कितने आए हैं, कट ऑफ कितनी रही है, जिससे कि वो आइडिया लगा सकें कि वो कितने मार्क्स से रह गए। और साथ ही फाइनल आंसर की भी ये जारी नहीं करते हैं, ताकि कोई कैंडिडेट कोर्ट ना पहुंच जाए समय से। ये जानबूझ करके आंसर की, स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड और कट ऑफ जारी नहीं करते, ताकि उसके आधार पर कोर्ट में इस रिजल्ट को चुनौती ना दी जा सके, और ये डीवी की प्रक्रिया शुरू कर दे तुरंत ही रिजल्ट जारी करके। उसी दिन ये डीवी के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, और कोर्ट में जब तक तारीख मिलती है तब तक इनका आधे से ज्यादा काम हो चुका होता है। और फिर ये अलग अलग तरीके के बहाने एक्सपर्ट कमेटी के जो इनके एक्सपर्ट बैठे हैं उनकी रिपोर्ट का बहाना बना करके ये कोर्ट में निकल जाते हैं। कोर्ट में भी इन्हीं के लोग बैठे हैं जज बन के, तो वो भी इनके पक्ष में ही फैसले देते हैं ज्यादातर। तो अब हो क्या रहा है कि ये क्या करते हैं, डिलीट प्रश्नों के क्रमांक दिए जाते हैं, आंसर चेंज क्यों, वही प्रश्न जो सब उठा रहे हैं कि किस प्रश्न का उत्तर चेंज किया ये नहीं बताते हैं, केवल डिलीट प्रश्नों के क्रमांक नंबर दिए जाते हैं आजकल। ठीक है, इसके अलावा फाइनल आंसर की नहीं जारी करते ये परिणाम के साथ, और जो कट ऑफ है वो भी नहीं दी जाती है। ये क्वेश्चन कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, तो ये नया तरीका है। एक ये कि 10% से अधिक अगर प्रश्नों में गोले नहीं भरे या गलत भरे तो ये अयोग्य घोषित कर देते हैं कैंडिडेट को। लेकिन अगर आप 10% प्रश्न ही डिलीट कर देते हो या उत्तर बदल के उनको चेंज कर देते हो, तो वो पेपर क्यों ना अयोग्य हो जाए, बोर्ड का वो एक्सपर्ट कमेटी जो पेपर सेटर है वो अयोग्य क्यों नहीं हो जाते, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अब इनका तरीका देखो क्या है। पहले तो ये होता था कि ओएमआर जो पैसे लेते थे, जिन कैंडिडेट से ये पैसे लेते थे वो ओएमआर खाली छोड़ कर आते थे, खाली छोड़ के आते थे। और फिर होता ये था कि बोर्ड के अंदर रिजल्ट आने में काफी टाइम लगता था, या जो पैसे पहुंचा देता था उनकी ओएमआर फिल करके रिजल्ट जारी कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो पैसे देने वाले हैं उनके मार्क्स जो है वो बढ़ जाते थे, और कट ऑफ में बहुत ज्यादा इतना उछाल नहीं आता था। तो ये घोटाला होता था। इंटरव्यू किसी परीक्षा में है तो उसमें इंटरव्यू में घपला कर देते थे, और मेंस परीक्षा है वो आरपीएससी वगैरह है उसका एक अलग मैटर है, लेकिन बोर्ड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये तरीका होता था। लेकिन अब क्या है कि जब उन पे दबाव बढ़ा कि ओमआर खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसकी आड़ में घोटाला होता है, तो इन्होंने क्या किया, बाद में दबाव में आके फिफ्थ ऑप्शन का इन्होंने ये नया तरीका शुरू किया कि कोई भी ओमआर खाली नहीं छोड़ेगा, फिफ्थ ऑप्शन तो आपको भरना ही होगा।
ठीक है, ये चीजें इन्होंने शुरू कर दी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सारी परीक्षाओं में ओएमआर तक बदल दी। अब किस तरीके से बदली वो यही जाने, क्योंकि हमने अभी देखा था आरपीएससी में जो आरएएस मेंस का जो एक कैंडिडेट थी, अरमान बेनीवाल जी ने उनका मामला उठाया भी था। उसमें जो क्वेश्चन थे उसमें दोबारा से मार्किंग दे करके, जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, 0 मार्क्स दिए थे, उसमें 7 मार्क करके फिर रीटोटलिंग करके उनके मार्क्स बढ़ा दिए गए थे। तो वो तरीका यहाँ पे भी चल रहा था। अब हमें क्या पता कि किसकी ओएमआर में कौन से क्वेश्चन है। ये बोर्ड हमारे सामने हर एक कैंडिडेट को आरटीआई में उसकी ओएमआर दिखाने या किसी और कैंडिडेट की ओएमआर थोड़ी दिखाने देता है कि इसके कितने सही हुए, किसके कितने सही हुए। सारे के सारे ही मिले हुए हैं बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, तो जो मर्जी है वो रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कोर्ट के आदेश के बाद कहीं पे अगर ओएमआर किसी की पेश करनी पड़ जाए, तो उसके लिए क्या है, इनके पास डुप्लीकेट ओएमआर का ऑप्शन रहता है। तो ये डुप्लीकेट जो ओएमआर है वो तैयार कर लेते हैं। लेकिन वो भी अगर सही तरीके से जांच हो तो पकड़ी जा सकती है। लेकिन आपको भी पता है इतनी जांच हमारे देश में होती नहीं है। एसओजी ये जितने भी हैं ये सब सरकार के दबाव में काम करते हैं। सीबीआई भी पहुंच जाए तो सीबीआई भी सरकार के दबाव में ही काम करती है। तो ये पकड़े जाए ऐसी संभावना लगती नहीं है। अब इन्होंने करा क्या कि चलो ओएमआर में तो इन्होंने फिफ्थ ऑप्शन भर दिया। अब इन्होंने एक नया तरीका अपनाया, जैसा कि आरपीएससी में देखने को मिला था पिछले कुछ सालों में। उसमें तो ये होता था कि पूरा का पूरा सेंटर ही इतना दूर दे दिया जाता था, ऐसी जगहों पर दे दिया जाता, ऐसे लोगों को सेंटर दे दिया जाता था कि वो पूरे के पूरे सेंटर में खुली चीटिंग हो जाती थी, या उस सेंटर को पूरे के पूरे सेंटर के कैंडिडेट्स में वहां पर सिलेक्शन सबसे ज्यादा होता था। बहुत सारी वहां पे टीचिंग वगैरह होती थी। वो सारे मामले सब आ चुके हैं अलग अलग भर्तियों में। ये क्या करते हैं कि उनके जो गुर्गे हैं उनको ये पेपर लीक करते हैं। पेपर लीक का किसी को पता नहीं चलता, बहुत ही कम जो पिछले जो भर्तियों में लीक हुआ उनका पता चल पाया। अब ये पेपर लीक करते हैं एक दिन पहले। एक दिन पेपर बोर्ड के जहां पे भी ये क्वेश्चन पेपर रखे जाते हैं इनके, वहां से पेपर लीक होता है। पेपर लीक होके फिर ये जाता है उस गिरोह के पास जो कि पैसे लेके बैठा है स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से। वो एक दिन पहले या एक रात पहले उनको सारे क्वेश्चंस दे देते हैं और उनके आंसर्स, आजकल तो ऑनलाइन जमाना है तो सब आंसर वगैरह निकाल लिए जाते हैं, और फिर वो आकर के पेपर दे देते हैं और उसके हिसाब से उनके फिर सिलेक्शन हो जाता है। एक तरीका तो ये है। लेकिन अगर मान लो ये किसी कारण पेपर लीक नहीं कर पाए, हालांकि पेपर लीक होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता आम लोगों को कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे ये सेंटर रहते हैं जहां पर स्टूडेंट्स पहुंच ही नहीं पाते हैं, पहुंचते हैं तो बहुत कम पहुंचते हैं, तो उसकी आड़ में ये क्या कर देते हैं, वहीं से पेपर लीक भी कर देते हैं और एक दिन पहले तक पेपर लीक कर देते हैं। तो अब पेपर लीक अगर नहीं कर पाए तो ये किस तरीके से सिलेक्शन देते हैं, या जो बाद में पैसा पहुंचाते हैं उनको ये सिलेक्शन किस तरीके से देते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने इनको पैसा दिया है उनको क्या करते हैं, अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम होता है उनको एक खास शिफ्ट के अंदर, जैसे उनका रोल नंबर दे देते हैं, एडमिट कार्ड दे देते हैं उनको एग्जाम सेंटर। जैसे अभी एक एग्जाम हुआ था आपका एनिमल अटेंडेंट का, उसमें 6 शिफ्ट थी। तो इस इन्होंने क्या किया कि जो छठी शिफ्ट थे, तो पैसे जिन्होंने दिए उनको छठी शिफ्ट में रखा, छठी शिफ्ट में रखा। और आपको भी पता है कि जब कोई भी एग्जाम होता है तो पहली शिफ्ट वालों के लिए सबसे मुश्किल होता है पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन वगैरह पता करना। तो उन कैंडिडेट्स के मार्क्स इन्होंने क्या किए, कम कर दिए। जितने मार्क्स ओरिजिनली वो लेके आए, जिनके लिए पेपर टफ रहा उनके लिए तो इन्होंने क्या किया, मार्क्स घटा दिए इनके, 10-10, 12-12, 15-15 मार्क्स घटा दिए। और जो लास्ट शिफ्ट थी जिसमें पेपर बिक चुका था, या फिर ये कह सकते हैं कि जिन्होंने पैसे दिए उनको रखा, उनके लिए एक तो ये हो गया फायदा कि पेपर का पैटर्न पता चल गया, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, उसका फायदा हो गया। तीसरा ये हुआ कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के नाम पर छठी शिफ्ट वालों को मार्क्स बढ़ा दिए, 24-24, 25-25, 30-30 मार्क्स तक इन्होंने बढ़ा दिए। तो उसका फायदा हो गया। अब ये 30 मार्क्स कैसे बढ़ाने थे, ये जो फॉर्मूले नॉर्मलाइजेशन का, ये फॉर्मूला लगाया वो,
ये सब झूठी बातें हैं। किसने देखा है कि वहां पर फॉर्मूले के तहत किसके कितने मार्क्स आए हैं? किसी को नहीं पता। तो जो सिक्स्थ शिफ्ट थी, उन कैंडिडेट में जिन्होंने पैसे दिए उनके 30 मार्क्स या ज्यादा भी मार्क्स बढ़ाए हैं, तो किसको पता है। बढ़ा करके उनका सिलेक्शन कर दिया। अब जिन लोगों ने पैसा दिया उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये नया तरीका इन्होंने अपनाया है। और दूसरा, अब ओएमआर कौन चेक करने जा रहा है वहां पर? आपके कौन मंगवा सकता है? सिक्स्थ शिफ्ट वाले कोई भी कैंडिडेट है, उसकी ओएमआर कौन निकलवा सकता है भाई? कि भाई कोर्ट में मंगवा लो और ये साबित कर दो कि इसके मार्क्स क्यों बढ़ाए गए हैं, या इसके कितने गलत थे कितने सही थे। ये सारी चीजें बहुत जटिल बना रखी है इन्होंने, तो ये चीजें सामने आ ही नहीं सकती इनकी। तो ये तरीका चल रहा है इनका। अब ये इसीलिए ये बहाने बनाते हैं कि हमने जो है नवाचार किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि भाई अब की बार कुछ सुधार हो रहा है। तो इसके सबसे बड़ा सबूत यही है कि जो आप देखो कि जब खुलेआम घोटाले हो रहे थे तब इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब जब घोटाले सामने नहीं आ रहे हैं तो कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई बढ़ गई है। तो ये हाई बढ़ने का रीजन ही यही है कि एक तरफा इसके अंदर जो है, अब सीधी सी बात है, जिससे पैसे लिए हैं उसको कुछ मान लो उसको ज्यादा कुछ आते ही नहीं है, उसने ओमार भर के आया है वो। तो अब उसको किस तरीके से जो है पास किया जाए, तो ये क्या करते हैं कि जो एक्चुअल कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत करके मार्क्स लाए उनका नॉर्मलाइजेशन के नाम पे मार्क्स घटा देंगे, और जो नहीं ला पाया है उसको एक्स्ट्रा बोनस देके 30-30 मार्क्स दे करके, और हो सकता है ओएमआर में भी चेंज किया हो, और कैंडिडेट जिन्होंने पैसे दिए हैं वो खाली भी छोड़ के आए हैं, तो हमें क्या पता है कि वो खाली फिफ्थ ऑप्शन भरा है कि नहीं भरा है, या खाली छोड़ के आए हैं क्वेश्चन की नहीं छोड़ के आए हैं। इस चीज का कोई आइडिया नहीं है हमारे अलावा, बोर्ड के अलावा। तो इसमें ये 30-30 मार्क्स बढ़ा भी देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इसमें घोटाला चल रहा है। अब आप कहेंगे कि बिना सबूत कैसे कह सकते हैं? सबूत हो तो बताएं। तो सबूत ये है कि हमारे जो सोर्सेस हैं, जो बोर्ड के कार्यालय में, उनसे हमें बहुत सारी चीजें हमने खुद भी देखा है पहले के टाइम में, और अभी भी जानकारियां मिलती रहती है। सारे घोटाले हो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वहां पर ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अलाउ है, ना कोई मोबाइल अलाउ है अंदर के लिए, और सारी चीजें सीक्रेटली होती है। अगर मान लीजिए हमने पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? हम एसओजी के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, तो वो इन्हीं की है। सरकार के पास जाएंगे तो सरकार भी इन्हीं की है। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो भी इन्हीं के हैं। तो अब जाएंगे कहाँ? कुछ नहीं किया जा सकता। यही हमारे देश का सिस्टम चल रहा है, भ्रष्टाचार है। अब आप कहीं पे भी देख लो, एसएससी देख लो, यूपीएससी में भी घोटाले हो रहे हैं। लोग किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर इंटरव्यू में किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। आरपीएससी में भी आप देख रहे हो, सारा भ्रष्टाचार ऐसे ही ये चल रहा है। ये देश में ऐसे ही चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी आता है वो पैसे छाप के जाता है। तो इसी वजह से हमारे देश में करप्शन भी लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि ये जो बेईमानी करके नौकरियां लग रहे हैं सरकारी, तो इनको फिर वसूली करनी होती है जो पैसा इन्होंने खिलाया है। तो उसके लिए ये फिर ज्यादा से ज्यादा घोटाले और करते हैं, और वही एक क्रम बन जाता है, एक चक्र बन जाता है, जिसमें जो नए आते हैं वो भी घोटाले कर करके आगे बढ़ते हैं। तो इनके खिलाफ क्या किया जा सकता है दोस्तों? इनके खिलाफ यही है कि जब तक हमारे पास कोई वीडियो सबूत नहीं आ जाए तब तक हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो सबूत आने के बाद भी आप देख सकते हो कि आज देश में बड़े से बड़ा जो कोर्ट है वो भी आतंकवादियों जो आतंकवादियों ने खुलेआम लोगों को मारा उनको भी सबूतों के अभाव में छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे केसों में तो क्या ही होगा। तो इस देश में न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं है। बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ये कर सकता है कि इनके खिलाफ सड़कों पे उतर जाए, आंदोलन कर दें, कोई नया चेयरमैन आ जाए या रिफॉर्म हो जाए, तो बोर्ड में आरपीसी में रिफॉर्म करवा दें तो नए लोग तो आ जाएंगे, लेकिन क्या कोई गारंटी नहीं है कि ये चीजें रुकेंगी। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।